शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक कैपेसिटर है। और बच्चों, ये आपकी बुक का बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और इस चैप्टर में जितने भी नेक्स्ट आर्टिकल हैं, 4 से 5 आर्टिकल, वो तमाम के तमाम आर्टिकल कैपेसिटर से ही रिलेटेड हैं। तो आपने इस आर्टिकल को बहुत अच्छे तरीके से करना है, साथ साथ नोट करना है, और जो समझ ना आए वो कमेंट बॉक्स में आके पूछ लेनी है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर चार्जेस एंड एनर्जी इज कॉल्ड कैपेसिटर। ऐसी डिवाइस जो कि चार्जेस को और एनर्जी को स्टोर कर सकती है, हम उसको क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। और बच्चे आपने याद रखना है कि जो एनर्जी होती है ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जब ये चार्ज स्टोर करेगा, बेसिकली चार्ज इन प्लेट्स के ऊपर स्टोर होते हैं। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो दिखाया गया है आपके सिलेबस में भी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही शामिल है, जिसमें 2 प्लेट्स हैं और इन दोनों प्लेट्स के ऊपर कोई ना कोई चार्ज है। ये भी मैं आपको बताता हूँ कि इन प्लेट्स के ऊपर चार्ज किस तरह से आता है। तो लेकिन ये चार्ज इन प्लेट्स के ऊपर स्टैटिक पोजीशन में होगा, और स्टैटिक पोजीशन के होने की वजह से जो एनर्जी स्टोर होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। और जो एनर्जी होती है वो बिटवीन दी प्लेट्स स्टोर होती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दी प्लेट्स स्टोर होगी। और जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं वो इन प्लेट्स के ऊपर स्टोर होते हैं। कैपेसिटर इज अ पैसिव कंपोनेंट। इसका मतलब क्या है? ये आपके पेपर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि जो कैपेसिटर है वो पैसिव कंपोनेंट है, एक्टिव कंपोनेंट है, या किस तरह का कंपोनेंट है। तो ये पैसिव कंपोनेंट है। पैसिव कंपोनेंट क्या होते हैं बच्चों? ऐसे कंपोनेंट जो खुद से एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि जब उनको कोई एनर्जी मिलती है उसको स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद वही एनर्जी सिस्टम को दोबारा प्रोवाइड कर देते हैं। तो ऐसे कंपोनेंट को हम पैसिव कंपोनेंट कहते हैं। जैसे कैपेसिटर है, इसके बाद इसकी एग्जांपल में आ जाएगा बल्ब है। बल्ब के अलावा और भी डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो पैसिव कंपोनेंट है। फैन है, सारी चीज़ें जो है ये पैसिव कंपोनेंट है। ये एनर्जी पहले इनमें स्टोर की जाती है या फिर इनको कोई ना कोई एनर्जी प्रोवाइड की जाती है और उसी एनर्जी को ये डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो कैपेसिटर को फिजिकली यहाँ पर दिखाया गया। ये कैपेसिटर है जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं। इसमें 2 प्लेट्स होती हैं। और बच्चों, जब ये किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा तो देखो बच्चों, यहाँ पर बैटरी है। बैटरी का हमें पता है कि एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव होता है। जी बिल्कुल। अच्छा, जब पॉजिटिव टर्मिनल, दोनों प्लेट्स पहले न्यूट्रल होती हैं। ये प्लेट भी न्यूट्रल है, ये वाली प्लेट भी न्यूट्रल है। जब स्विच को क्लोज कर देंगे, स्विच क्लोज करने का मतलब ये होता है कि स्विच को कनेक्ट कर दिया गया है। अब पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो इस प्लेट से कनेक्ट हो गया और नेगेटिव टर्मिनल इस दूसरी प्लेट से कनेक्ट हो गया। अब क्या होगा? क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल जो है, पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा कि इस प्लेट में से, न्यूट्रल प्लेट में से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। यानी ये प्लेट किसी ऐसी एलिमेंट की होगी जिसके आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर सकते हैं, कंडक्टिव हैं, कंडक्टर की बनी हुई होगी। फिर ये प्लेट कंडक्टर्स की बनी होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए क्या करेंगे? पॉजिटिव प्लेट के ऊपर आएंगे। और एज अ रिजल्ट, जब किसी भी चीज़ में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो उस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से इस प्लेट के ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये बैटरी क्या करती है? बैटरी का यही काम होता है कि वो एक टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करती है और दूसरे टर्मिनल पर प्रोवाइड कर देती है। और इलेक्ट्रॉन फिर उतनी ही मकदार में, इलेक्ट्रॉन जितनी मकदार में इस पॉजिटिव टर्मिनल ने यहाँ से रिसीव किए हैं, उतनी मकदार में इलेक्ट्रॉन इस दूसरी प्लेट को ट्रांसफर कर दी जाएंगे। तो इस तरह से दोनों के ऊपर जो चार्जेस हैं उनकी मकदार इक्वल, लेकिन साइन ऑपोजिट होगा। अगर इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होंगे तो दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होंगे। ओके, इसके बाद हम मूव करते हैं। चार्ज स्टोर ऑन अ कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू दी डिफरेंस बिटवीन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स। अब देखिए बच्चों, जो चार्ज स्टोर हुए हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे? इन प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस के। और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है कैसे होता है कि बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करते हैं। जब तक इन प्लेट्स के दरमियान V पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो जाता, ये चार्ज फ्लो करते रहते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और एट अ टाइम जब क्या होगा कि V पोटेंशियल बिल्कुल सेम हो जाएगा, प्लेट्स के दरमियान भी V और यहाँ पर भी V, तो चार्जेस का फ्लो जो है वो रुक जाएगा, या फिर उसको हम कहते हैं कि ये एक्विलिब्रियम स्टेट आ गई है। तो कहता है कि जो चार्ज स्टोर हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा। जी बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? जी चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q इज इक्वल टू CV आ जाएगा। C यहाँ पर कांस्टेंट है, वेयर C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नोन एज कैपेसिटेंस। तो C को हम कैपेसिटेंस कहते हैं जो कि कांस्टेंट है। और अगर C को फाइंड किया जाए तो ये Q ओवर V के V साइड पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। C इज इक्वल टू Q ओवर V आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से एक MCQ बनता है आपके पेपर में और ये पूछा जाता है कि जब चार्जेस इंक्रीज कर दिए जाएं तो कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा।
तो बच्चों आपने ये बात याद रखनी है कि चार्ज इंक्रीज़ किए जाएँ या वोल्टेज इंक्रीज़ कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है ये तो कांस्टेंट है और कैपेसिटेंस जब कैपेसिटर बनता है उसी वक्त फाइनल हो जाती है। कैपेसिटर को बनाने के बाद हम कैपेसिटेंस को चेंज नहीं कर सकते। अगर वही कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ किया जा रहा है तो ऑथेंटिक बात है कि उसके ऊपर नंबर ऑफ़ चार्जेस भी इंक्रीज़ होंगे। जब वोल्टेज V इंक्रीज़ होगा तो नंबर ऑफ़ चार्जेस Q भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो C की वैल्यू दोबारा फिर वही आएगी हमारे पास। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि C के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कि अगर ये कह दी जाए इफ़ Q चार्ज इज़ कांस्टेंट एंड बाय इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस V व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस, तो फिर हम देख सकते हैं कि कोई चार्ज कांस्टेंट है और V क्या किया जा रहा है, इंक्रीज़ किया जा रहा है। V इंक्रीज़ है, डिनोमिनेटर में कोई चीज़ इंक्रीज़ की जाएगी तो कैपेसिटेंस डिक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर चार्ज सेम रहे तो फिर हम कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस जो है उसके ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट आता है। या फिर अगर ऐसा कह दे कि इफ़ वोल्टेज पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट एंड Q चार्ज इज इंक्रीज, अगर पोटेंशियल सेम कांस्टेंट है और Q को इंक्रीज किया जा रहा है तो फिर कैपेसिटेंस इंक्रीज हो सकती है। तो इस बात को आपने याद रखना है कि अगर MCQs में सिर्फ एक ही बात कही जाए कि चार्ज इंक्रीज हो रहा है या वोल्टेज इंक्रीज हो रहे हैं तो कैपेसिटेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, जब कैपेसिटेंस इस तरह से पूछी जाए कि Q चार्ज कांस्टेंट है या V वोल्टेज कांस्टेंट है तो फिर हम कह सकते हैं कि इस कैपेसिटेंस के ऊपर कोई ना कोई फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्जेस। और कैपेसिटेंस को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी कैपेसिटर की वो एबिलिटी जितने वो चार्जेस को स्टोर कर सकता है उसको हम क्या कह देंगे, उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कह सकते हैं। या फिर इसके अलावा हम कुछ इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ओवर पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन अ कैपेसिटर टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब बच्चों यहाँ पर बात की गई है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन अ कैपेसिटर। तो ये चार्जेस जो हैं ये एक प्लेट के हमने पुट करने हैं। कैपेसिटर के चार्जेस की जब बात की जाएगी तो एक प्लेट के इधर एक पॉजिटिव या नेगेटिव प्लेट के चार्जेस को हम डील करेंगे, यानी रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन अ कैपेसिटर टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। क्योंकि अगर हम बात करें नेट चार्ज की तो वो तो जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ एक ही प्लेट के चार्जेस जो हैं उसको कंसिडर किया जाता है, उसी की वैल्यू को पुट किया जाता है। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन अ कैपेसिटर टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज नोन एज कैपेसिटेंस। तो इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस। तो बच्चों याद रखना है आपने कि डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस जो है वो ज्योमेट्री ऑफ प्लेट्स के ऊपर डिपेंड करती है, डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स के ऊपर डिपेंड करती है और डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन दी प्लेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे, प्रूव करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल में। तो ये चार्जेस के ऊपर और वोल्टेज के ऊपर क्यों डिपेंड नहीं करता, और अभी हमने फार्मूला पढ़ा कि कैपेसिटेंस C किसके इक्वल होती है, Q ओवर V के। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये Q चार्ज और वोल्टेज के ऊपर क्यों डिपेंड नहीं करता। तो बच्चों ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब चार्ज इंक्रीज होगा तो वोल्टेज इंक्रीज होगा, जब वोल्टेज इंक्रीज होंगे तो चार्ज इंक्रीज होगा और कैपेसिटेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज होता है और डिपेंड करता है ज्योमेट्री पे, डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स पे और डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन दी प्लेट्स पे। अब आते हैं इसके यूनिट की तरफ। तो कैपेसिटेंस के यूनिट फैरड होते हैं और हम फैरड को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इफ 1 कूलम चार्ज यानी चार्ज 1 कूलम हो और पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट करे वो 1 वोल्ट। इफ 1 कूलम चार्ज इज गिवन टू वन ऑफ टू प्लेट्स, किसी एक प्लेट को अगर 1 कूलम चार्ज दिया जाए विच प्रोड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, यानी वो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कर दे 1 कूलम चार्ज से बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, then capacitance of that capacitor must be 1 farad। 1 farad 1F is equal to 1 coulomb over 1V which is equal to coulomb per volt for practical purpose। तो बच्चों ये जो farad यूनिट है ये बहुत ही बड़ा यूनिट है कैपेसिटेंस का, तो इसके स्मॉल यूनिट यूज़ किए जाते हैं क्योंकि हमने घरों में फ़ैन यूज़ करना होता है, फ़ैन के अलावा और भी मोटर पंप वगैरह यूज़ किए जाते हैं। तो उन डिवाइसेस में जो कैपेसिटर यूज़ किए जाते हैं वो पिको फैरड या माइक्रो फैरड की रेंज के होते हैं, बहुत ही स्मॉल जो है उनकी अमाउंट होती है। एक फैरड जो है वो बहुत ही बड़ी अमाउंट है। और यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन भी राइज होता है इस आर्टिकल में कि सर बैटरी भी तो यही काम करती है, जो कैपेसिटर कर रहा है बैटरी भी तो एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो बच्चों इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। जो बैटरी होती है वो स्टेडी करंट प्रोवाइड करती है, जबकि जो कैपेसिटर है वो स्टेडी करंट प्रोवाइड नहीं करता, वो फ़ौरन वो इंस्टेंटेनियसली तमाम की तमाम एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर देता है, वो एक ही झटके में सारी एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। जबकि जो बैटरी है वो स्टेडी करंट प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो जो नेक्स्ट है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
इसमें हम ये देखेंगे कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है और उसको एक्सप्लेन करेंगे कि वो किस तरह से ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करती है, क्यों वो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के ऊपर डिपेंड करती है। और इसके बाद हम मूव करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइइलेक्ट्रिक। जब हम इन पैरेलल प्लेट्स के दरमियान किसी डाइइलेक्ट्रिक को प्लेस कर देंगे तो उस वक्त कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ईच प्लेट इज़ ए, ये जो कैपेसिटर है इसकी दो प्लेट्स को शो किया गया है और ये कनेक्टेड है किसी वोल्ट मीटर के साथ। अब कहता है कि एरिया ऑफ द ईच प्लेट इज ए सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, यानी ये जो दो प्लेट्स हैं इनका एरिया, हर प्लेट का एरिया ए है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत ही स्मॉल है। तो ये स्मॉल डिस्टेंस क्यों रखा जाता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये स्मॉल डिस्टेंस इसलिए रखा जाता है ताकि इन प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो यूनिफॉर्म हो। ओके, कनेक्टेड विद द बैटरी ऑफ वोल्टेज वी, तो ये किसी बैटरी के साथ कनेक्टेड है जिसके वोल्ट कितने वी हैं। अब कहता है कि दो इसके केस हैं, एक हमने कैपेसिटेंस फाइंड करनी है जब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एयर होगी और बाद में हम कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे जब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई इंसुलेटर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो प्लेस कर दिया जाएगा। कैपेसिटेंस व्हेन वैक्यूम, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन देयर इज नो मीडियम बिटवीन द प्लेट्स आर वैक्यूम आर एयर बिटवीन द प्लेट्स। ओके, Q over V the magnitude of electric intensity between the plates is। अब कहता है कैपेसिटेंस विद एयर, जब एयर होगी या वैक्यूम होगा प्लेट्स के दरमियान तो कैपेसिटेंस Q over V होगी। अभी हम इससे पहले ड्राइव कर चुके हैं, Q इज इक्वल टू CV, उसी फार्मूले को रीअरेंज किया गया है तो C वैक्यूम जो है वो किसके इक्वल आ रही है, Q over V के। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स इज, अब हम पढ़ चुके हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फार्मूला, उसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसके इक्वल होता है, V over D के इक्वल होता है। और नेगेटिव साइन वहाँ पर ये शो कर रहा था कि जो डायरेक्शन है फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो टूवर्ड द फील्ड डिक्रीजिंग फील्ड है, नेगेटिव की तरफ है, नेगेटिव साइन की तरफ है। तो उस चीज़ की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम यही एक्सप्लेन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू V over D सिंस चार्जेस ऑन ईच प्लेट। हमें पता है कि जो Q चार्ज हैं ईच प्लेट के ऊपर, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की अगर बात करें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिंस Q इज चार्ज ऑन ईच प्लेट, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल आएगी, चार्ज पर यूनिट एरिया के, क्योंकि सरफेस है तो सरफेस का क्या होगा, एरिया होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी पर किसके इक्वल आएगी, चार्ज पर यूनिट एरिया के। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बिटवीन टू चार्ज ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स कितनी होती है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के। तो इससे पहले हम ये भी स्टडी कर चुके थे गॉसेस लॉ में कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू अ सिंगल शीट ऑफ चार्ज, किसी पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी थी हमने दो पॉइंट के ऊपर फाइंड की, उन दोनों को जमा किया तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का एक रिलेशन आया था जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट था। तो क्वेश्चन बच्चे करते हैं कि ये 2 एप्सिलॉन नॉट कैसे होता है। तो बच्चों देखो, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। और जब हम बात करेंगे नेगेटिव की वजह से, तो नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड होती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनसाइड। और नेगेटिव की वजह से इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी। और यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव की वजह से ये है और पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो बच्चों देखो, ये फील्ड यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल है, तो यहाँ पर भी फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म, मीन दैट के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड है, नेगेटिव की वजह से इनवर्ड है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होगा, बिटवीन दी प्लेट्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये एक प्लेट की वजह से है, पॉजिटिव प्लेट की वजह से, इसी तरह से नेगेटिव प्लेट की वजह से भी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, और दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स किसके इक्वल आती है, फिर सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ जाती है। और इसी तरह से सिग्मा की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं हम, सिग्मा इज इक्वल टू Q ओवर A के इक्वल है, तो यही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू पुट करें Q ओवर A, तो सिंपल है Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और इसे हम क्वेश्चन नंबर 3 का नेम दे लेते हैं। कंपेयरिंग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3, 1 और 3 को, 1 इक्वेशन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फार्मूला यूज़ किया गया है, और यहाँ पर बिटवीन दी प्लेट्स बाय गॉसेस लॉ फार्मूला हमने यूज़ किया है।
दोनों को कंपेयर करते हैं तो Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल आएगा, V ओवर D के इक्वल आ जाएगा। V यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं Q ओवर V, वो किसके इक्वल आएगा, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D के इक्वल आ जाएगा। और हमें पता है Q ओवर V किसके इक्वल होता है, कैपेसिटेंस के इक्वल होता है। तो हम इस फार्मूला में Q ओवर V की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, जो किसके इक्वल आएगी, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D के इक्वल आ जाएगी। A एप्सिलॉन नॉट ओवर D वो किसके इक्वल है, कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम, C वैक्यूम के इक्वल है। तो यहाँ से हमने एक रिलेशन ड्राइव कर लिया कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन देयर इज नो मीडियम बिटवीन द प्लेट्स आर व्हेन देयर इज वैक्यूम आर एयर बिटवीन द प्लेट्स देन कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। इस फार्मूला को आप नोट कर लें और यहाँ तक अगर किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई है तो आप पूछ सकते हैं। जी एवरीथिंग क्लियर, ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक बिटवीन दी प्लेट्स। यानी अब भी हम कैपेसिटेंस फाइंड करना चाह रहे हैं किसी कैपेसिटर की, लेकिन अब क्या किया है, वहाँ पर एयर और वैक्यूम की बजाय हमने कोई मीडियम प्लेस कर दिया है, जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर जो है वो गिवन है। यानी उसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होगी, एप्सिलॉन आर होगी। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है एप्सिलॉन आर। बच्चों इससे पहले वाला फार्मूला भी आपने ज़हन में रखना है। हमने कैपेसिटेंस ऑफ वैक्यूम फाइंड किया है A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, और अब हमने देखना ये है कि किसी कैपेसिटर में जब उनकी प्लेट्स के दरमियान किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस करते हैं तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किस तरह से इंक्रीज हो जाती है और कितने फैक्टर से इंक्रीज होती है, किस हद तक वो इंक्रीज होती है। पहले वाली डायग्राम को दोबारा आप देख लें कि जब कोई भी मीडियम नहीं है इन प्लेट्स के दरमियान तो इनमें वोल्टेज V और ये वाली जो नीडल है यहाँ पर है, यानी वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा है। अब क्या होता है कि जब ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस किया जाता है तो वोल्टेज डिक्रीज हो जाते हैं। यानी ये वोल्टेज कौन से हैं, बिटवीन दी प्लेट्स हैं। इनको चार्ज किया जा चुका है कैपेसिटर से, जब बैटरी से अलग किया था उसी टाइम ही इसको मेजर कर लिया गया कि वोल्टेज जो है वो इतने हैं। अब वोल्टेज डिक्रीज हो गए हैं ये मीडियम प्लेस करने से। ये डिक्रीज क्यों हुए हैं, वोल्टेज डिक्रीज सिंस C इज इक्वल टू Q ओवर V, क्योंकि जो कैपेसिटेंस है वोल्टेज डिक्रीज हो गए। एक तो सिंस कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q ओवर V, हमें पता है कि जो कैपेसिटेंस है वो वोल्टेज Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और V के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वहाँ पर बात की गई हो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तो फिर हम इनको वेरी कर सकते हैं। अब देखो बच्चों V वोल्टेज है, वोल्टेज डिक्रीज हो जाएंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगी, ऑटोमेटिकली कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और ये कब होते हैं वोल्टेज डिक्रीज, जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करते हैं। तो इस बात को भी आपने ध्यान में रखना है कि जब इस तरह का एमसीक्यू आए कि व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर एंड वोल्टेज इज डिक्रीज देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस, तो फिर हम कह सकते हैं कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। जब सिर्फ चार्ज या वोल्टेज को डिक्रीज या इंक्रीज किया जा रहा होगा और इसके साथ ना तो किसी चीज़ को कांस्टेंट किया जा रहा होगा और ना ही उनके दरमियान डाइलेक्ट्रिक मीडियम का नेम लिया जा रहा होगा, तो फिर हम कहेंगे कि कैपेसिटेंस कांस्टेंट रहती है। कैपेसिटेंस इंक्रीज बाय अ फैक्टर एप्सिलॉन और देन C मीडियम, यानी कैपेसिटेंस ऑफ अ मीडियम क्या हो जाएगी, सिंपल है, ये डिफाइन भी है कि अगर हम कोई भी मीडियम प्लेस कर देते हैं तो जितनी मीडियम की परमिटिविटी होगी, रिलेटिव परमिटिविटी या इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उतने फैक्टर से उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो C ऑफ मीडियम किसके इक्वल आएगा, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D के इक्वल आ जाएगा। C ऑफ वैक्यूम किसके इक्वल था, जी शाबाश, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D के इक्वल था। ओके C ऑफ मीडियम उसी को रीअरेंज कर लिया गया, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D इंटू एप्सिलॉन R। अब इसमें A एप्सिलॉन नॉट ओवर D की वैल्यू पुट कर दी गई और C ऑफ मीडियम किसके इक्वल आ गया, C ऑफ वैक्यूम इंटू एप्सिलॉन R के इक्वल आ जाता है। और एप्सिलॉन R को भी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, एप्सिलॉन R यहाँ पर रहने दें और C ऑफ वैक्यूम को इस साइड पे लाके डिवाइड कर दें। एप्सिलॉन R किसके इक्वल आएगा, C मीडियम ओवर C वैक्यूम के इक्वल आएगा। और इसी तरह से हमें पता है कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, 1 से ज़्यादा ही होती है। जब किसी चीज़ को हम 1 से बड़े फैक्टर से मल्टीप्लाई करके C मीडियम के इक्वल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि C वैक्यूम जो है वो स्मॉल है और C मीडियम ग्रेटर है। तो ऑब्वियसली C मीडियम ग्रेटर होगी इससे, C वैक्यूम से। और ये ऑलवेज ऐसा ही होता है कि कैपेसिटेंस जो है वो किसी भी मीडियम की जो है कैपेसिटर की वो ज़्यादा होती है किसी भी कैपेसिटर से जब उसके दरमियान, उसकी प्लेट्स के दरमियान एयर होती है या फिर वैक्यूम होता है। अब हम इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ इंसुलेटर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टू विद इंसुलेटिंग मटेरियल। यानी रेशियो है ये किस चीज़ की, कैपेसिटेंस ऑफ द मीडियम ओवर कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स।
इन दोनों की रेशियो ले लेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। वेरी नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि ये डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से किसी भी मीडियम की कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज हो जाती है। बेसिकली होता क्या है कि थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आयन बन जाते हैं। ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसुलेटर मटेरियल है। अब इंसुलेटर मटेरियल दो तरह के होते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक होते हैं और एक सिर्फ इंसुलेटर होते हैं। और इनमें फ़र्क ये होता है कि जो इंसुलेटर है उसमें पोल्स नहीं बनते, डाईपोल नहीं बनते, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एटम के जो हैं वो अपनी शेप को चेंज नहीं करते। जबकि जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, इनमें डाईपोल्स डेवलप हो जाते हैं। डाईपोल यानी दो पोल्स बन जाते हैं। क्या होगा कि ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव चार्जेस को, इस मटेरियल के नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और बिल्कुल इसी तरह से ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव को, और इस तरह से कुछ डाईपोल बन जाएंगे। अब क्या होगा, एक तो एक्सटर्नल फील्ड है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है और एक इंटरनल फील्ड है जिसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट। दोनों फील्ड एक दूसरे को अपोज करेंगे और एज अ रिजल्ट इनके दरमियान जो फील्ड है वो कम हो जाएगा और इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसको बहुत ही डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप अभी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।